देखिए, इस पाठ का परिचय हम लोगों ने पढ़ा था, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि इस पाठ में किन किन चीज़ों की जानने की ज़रूरत है और क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। परिचय पूरा प्राप्त कर लिया था और क्यों जनसंघर्ष जरूरी है, क्यों प्रतिस्पर्धा जरूरी है, इन सब चीज़ों पर बात हुई। आज का मुख्य टॉपिक हमारा है कि प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष का अर्थ क्या होता है। थोड़ा बहुत इस पर भी मैंने बातें की थी कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का अर्थ क्या होता है, इसका तो मैंने बता दिया था आप लोगों को। लेकिन आज का टॉपिक मुख्य रूप से यही है। पहले इसको हम लोग जान लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग इसकी भूमिका जानने का प्रयास करेंगे कि यह हमारे समाज में और लोकतंत्र में करता क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या करता है या संघर्ष क्या करता है, इससे क्या फायदा होता है, इन चीज़ों पर हम चर्चा आगे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष के चलते हुआ है। एक बात याद रखिएगा कि पूरे विश्व में जहां भी लोकतंत्र की स्थापना हुई है, लोकतंत्र का जहां भी विकास या प्रसार हुआ है, लोकतंत्र के विकास एवं प्रसार मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष के कारण ही हुआ है। कक्षा 9 में याद होगा, हम लोकतंत्र के क्रमिक विकास पढ़ते हुए इस बात की चर्चा किए होंगे और कई देशों का उदाहरण लिए थे, जैसे घाना का, चिली का उदाहरण लिए थे ना, पोलैंड का, इसके बाद खुद अपने देश भारत में, पड़ोसी देश नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इन सभी देशों में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई और इसके लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बाखूबी हम लोग जानते हैं, खूब बढ़िया से समझते हैं इस बात को कि लोकतंत्र के स्थापना के लिए या लोकतंत्र के पुनर्स्थापना के लिए या लोकतंत्र के विस्तार के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितनी प्रतिस्पर्धाएं। यदि हम यो कहें कि जनसंघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई संदेह नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा कि लोकतंत्र का विकास जनसंघर्ष के कारण ही हुआ है। प्राचीन काल में देखा जाए तो राजतंत्र हुआ करता था, एक राजा हुआ करते थे, जनता प्रशासन करते थे और राजा का पद जो होता था, यह पद वंशानुगत होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, यही होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आया, लोग अपने अधिकारों को जानने लगे, शिक्षा का विकास हुआ और तब लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया और परिणामतः लोकतंत्र नामक एक नई शासन पद्धति का विकास हुआ और धीरे धीरे यह लोकतंत्र पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया और धीरे धीरे लगभग आज सैकड़ों देश लोकतंत्र की स्थापना कर चुके हैं। और वैसे देश जहां लोकतंत्र नहीं भी है, वो भी लोकतंत्र की दावा करता है कि हमारे यहाँ सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है, तब वो लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी कहलाती है। याद रखेंगे, कह रहा है कि सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले लोगों के बीच में जब संघर्ष चालू होता है, तो समझ लो कि यह लोकतंत्र की सबसे निर्णायक घड़ी है ना। बात समझ में आया? ये कहने का मतलब कि अभी जैसे हम लोग, एक उदाहरण में समझाता हूँ, जैसे हम अपने बिहार राज्य की बात करते हैं, तो बिहार राज्य में अगर सत्ताधारी कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, ये दो पार्टियां आज सत्ताधारी हैं। और इस सत्ता में हिस्सेदारी चाहने के लिए अन्य पार्टियां भी प्रयासरत हैं कि सरकार में हमको जगह मिले। तो ये आपसी संघर्ष चल रहा है। प्रत्येक पार्टी कोशिश करती है कि जनता हमको अधिक से अधिक पसंद करे और
ये तो पसंद नापसंद की चीज़ है। जिस पार्टी के सदस्यों को अधिक से अधिक जनता चाहेगी उसी पार्टी की सरकार बन पाती है। तो एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि हम जनता के सामने अपने आप को सबसे काबिल या जनता के हिमायती साबित कर सके ताकि जनता हमको चुने। और इसी के लिए आपस में संघर्ष भी चल रहा है, लोग संघर्ष भी कर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा आगे बढ़ें। तो आज भी सत्ता में जो काबिज है वो और सत्ता में हिस्सेदारी चाह रहा है वो, आप इन लोगों के बीच जो संघर्ष होता है, तो ये संघर्ष आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी है। इसका मतलब कि लोकतंत्र और मजबूत होगा। सत्ता चाहने वालों और सत्ता में मौजूद लोगों के बीच के संघर्ष लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का काम करता है। ऐसी घड़ी किसी भी लोकतांत्रिक देश में तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है। और ये कब ऐसा घड़ी आता है, ऐसा टाइम कब आता है किसी देश में, जब उस देश का लोकतंत्र विस्तार कर रहा हो, विकास कर रहा हो, तेजी से आगे बढ़ रहा हो, तो समझ लो कि तब ही आएगा। प्रारंभिक दौर में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र जहाँ शुरू स्थापित होता है वहाँ ऐसा नहीं होता है। जब लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने लगती है तो इस प्रकार की समय आता है। लोकतंत्र संघर्ष का समाधान, लोकतांत्रिक संघर्ष के समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के सहारे संभव है। कभी कभी भले ही ऐसे संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं जैसे संसद या न्यायपालिका के माध्यम से हो गया हो, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। क्या कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ये जनसंघर्ष चलता है इसका समाधान संसद से भी हो जाता है। लेकिन याद रखेंगे कि ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, ये जो जनसंघर्ष चलता है, ये जनसंघर्ष प्रतिस्पर्धा का आधार होता है। ये जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा जो होता है ये राजनीतिक संगठन के आधार होते हैं। जितने भी राजनीतिक संगठन हैं ये इसी जनसंघर्ष के माध्यम से ही अपने को विकास करते हैं और अपने को लोगों के सामने सही पेश करने का प्रयास करते हैं। जैसे आज उदाहरण के लिए बहुत सारे लोगों का अलग अलग मांग है, सरकार के सामने कई शिकायतें होगी, सरकार के सामने कई प्रकार की चुनौतियां होगी, भाई हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हर लोगों की अपनी समस्याएं लगी रहती है। तो इन समस्याओं को ही अपना आधार बना करके राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी नवयुवकों में, वैसे लोगों में जो अभी बेरोजगार हैं और रोजगार की खोज में लगे हुए हैं, ये समस्या है। एक बहुत ज्वलंत समस्या का उदाहरण मैंने दिया था, डोमिसाइल, स्थानीयकरण। नौकरियों में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाई है, ये मांग बिहार के नौजुवकों की है बिहार सरकार से। इसका आधार बना करके विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जब चुनाव आएगा तो आप देखिएगा कि सभी राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में ये प्राथमिकता दी जाएगी, ये हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के बच्चों को डोमिसाइल लागू किया जाएगा और यहाँ 100% डोमिसाइल दिया जाएगा, भले जीतने के बाद कुछ भी किया जाए। तो कहने का मतलब कि ये जो जनसंघर्ष होता है, ये जो प्रतिस्पर्धा होती है, ये जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा ही राजनीतिक पार्टियों का आधार होता है। इसी आधार पर राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ती है और सत्ता को प्राप्त करती है या सत्ता में साझेदार बनती है। जनसंघर्ष में जनता की भागीदारी भले ही स्वतः स्फूर्त हो, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीतिक के द्वारा ही संभव है। कह रहा है कि जनसंघर्ष में क्या होता है कि जनता की भागीदारी कह रहा है कि भले ही स्वतः स्फूर्त हो, स्वतः माने अपना व्यक्तिगत, लेकिन सार्वजनिक जो भागीदारी होती है, व्यक्तिगत भागीदारी को हटा करके जो सार्वजनिक भागीदारी होती है, यह संगठित राजनीतिक के द्वारा संभव होती है। बिना संगठित हुए
सार्वजनिक भागीदारी को पूरा नहीं किया। जिसे कहने का मतलब कि एक ऐसा भी होगा कि हमारी समस्या कुछ और है, आपकी समस्या कुछ और है, उनकी समस्या, तो व्यक्तिगत समस्याओं की तो बात नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, जैसे डोमिसाइल का मुद्दा मैंने बताया, या जैसे कुछ संविदा कर्मी हैं, दफदार, चौकीदार, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ये सब लोग अपने वेतनमान के लिए, वेतन के लिए, नौकरी को स्थायी करने के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से। तो ये सब चीज, ये सब मांग क्या है? एक तरह का सार्वजनिक मांग है। ये एक आदमी की मांग ना है, पूरे जैसे चौकीदार, दफदार सबकी है, जितना आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सबकी है, या डोमिसाइल की बात करें तो पूरे बिहार के नवयुवकों की है। तो ऐसे सार्वजनिक जो मांग होता है, बिना कह रहा है कि संगठित राजनीति के संभव नहीं है। अभी कोई अकेले अकेले जाके कहेगा सरकार कोई की बात सुनेगा? सरकार क्या देखती है? संख्या बल देखती है। आज मूल रूप से ध्यान रखेंगे, राजनीति का मूल जड़ यही है, हो गया है। सत्ता पर बैठे लोग क्या देखेंगे? हमारे कौन वोट एक से प्रभावित हो रहा है। आज हर काम इसीलिए हो रहा है। आप व्यक्तिगत रूप से जाइएगा तो उसका एक वोट है, और इतने बड़े पॉलिटिशियन के लिए एक वोट कोनो ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। लेकिन वो जो 1000 की संख्या में लोग पहुंच गए, अरे इतना बड़ा वोट है, तब आपकी बात को सुना जाए। तो इसीलिए जो सार्वजनिक भागीदारी होती है, वह संगठित राजनीति के द्वारा ही पूरी हो सकती है। स्वतः माने अपना आप ना बताए कि व्यक्तिगत जो हो गया, जो व्यक्तिगत मांग है उसकी बात कर रहा है। यहाँ सार्वजनिक मांग, ठीक ना? सार्वजनिक भागीदारी माने सबकी, और स्वतः माने राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह संगठित राजनीति के सकारात्मक माध्यम। तो देखो, संगठित राजनीति के सकारात्मक माध्यम, किसको कहा गया? तो पहले ही संगठित राजनीति की बात हो रही है, जौना में सार्वजनिक रूप से लोग शामिल हो, तौना के व्यक्तिगत रूप से हो, तौना के ना। तो क्या हो गया? पहला हो गया राजनीतिक दल, पहला है राजनीतिक दल। अब यहां जखन ये राजनीतिक दल की बात करेंगे तो ये एक आदमी की बात नहीं है, यहां संगठित रूप से बहुत सारे लोग मिलकर के राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। ये संगठित राजनीति के हो गया। दबाव समूह, इसमें भी लोगों का यह एक समूह है, तो संगठित राजनीति हो गया। इसके अलावा आंदोलनकारी समूह, इसमें भी आप देखे होंगे बहुत सारे लोग मिलकर के और अपनी मांग सरकार के समक्ष रखते हैं। तो ये भी संगठित राजनीति हो गई। तो संगठित राजनीति के ये सब उदाहरण है, राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी। तो बात समझ में आ रही है। नेपाल और बोलिविया के जनसंघर्षों से स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संघर्ष के पीछे अनेक संगठन होते हैं जो दो तरह से लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब देखो, एक तरह से पहले वाला पार्ट में हम लोग नेपाल और बोलिविया के जनसंघर्ष के बारे में पढ़ लेते थे, याद होगा आप लोगों को। हम लोग यहाँ जनसंघर्ष का अर्थ समझना चाहते हैं कि जनसंघर्ष क्या है और राजनीति में इसकी भूमिका क्या है। तो अब तक तो जनसंघर्ष का मतलब समझ गए होंगे, लोगों द्वारा अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए किया गया संघर्ष, जैसे आंदोलन करना, सड़क जाम करना, ये सब जो है जनसंघर्ष कहलाता है।
तो लोगों द्वारा जो जनसंघर्ष किया जाता है इससे राजनीति कैसे प्रभावित होती है। तो एगो तो पहले ही हमने कहा कि सरकार तक अपनी बातें हम पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं, तो सरकार तक जब हमारी बातें पहुंच रही है तो जनसंघर्ष लोकतंत्र को, सरकार को प्रभावित किया कि नहीं। तो यही इसका लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है ये जान लें। तो लोकतंत्र में भूमिका की बात क्या है, तो थोड़ा सा हम पाठ से बाहर बताते हैं, इसकी भूमिका के बारे में समझना है। तो लोकतंत्र को छोड़ करके गैर लोकतांत्रिक देशों का उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग इतिहास में साम्यवादी पार्टी के बारे में पढ़ लेते ना, और उसके बाद लोकतंत्र के बारे में जब इसमें पढ़ रहे थे तो हम लोगों को पता चला होगा कि साम्यवादी सरकार की पहचान क्या है। जिस देश में साम्यवादी सरकार होती है वहाँ लोगों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं। वहाँ हड़ताल कब की करेगा, तो केवल साम्यवादी पार्टी ही करेंगी। आंदोलन करने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं है। ऐसे ही सैनिक शासन वाला देश हो गया, तानाशाही वाला देश हो गया, राजतंत्र वाला देश हो गया, कहीं पर ये सारे अधिकार नहीं होते हैं। ये राइट्स, ये अधिकार आपको कहाँ मिलते हैं, लोकतंत्र में। ये तो हम लोग जान गए कि जब भी जनसंघर्ष होगा लोकतांत्रिक देशों में ही होगा। और अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि जनसंघर्ष का परिणाम ही है कि लोकतंत्र का स्थापना हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ, पढ़े ना। अब उदाहरण के लिए हम लोग नेपाल वाली बात पर आते हैं और बोलेविया वाला जनसंघर्ष की बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि नेपाल और बोलेविया के जनसंघर्ष में स्पष्ट था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे अनेक संगठन होते हैं। जनसंघर्ष के पीछे एक संगठन से काम नहीं चलता है। और ये सारे संगठन कितने प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, तो 2 प्रकार से कार्य करते हैं, अर्थात 2 प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। ये संगठन जो होते हैं ये 2 प्रकार से अपनी भूमिका जनसंघर्ष में निभाते हैं। आमतौर से लोकतंत्र में किसी भी निर्णय को प्रभावित करने का एक जाना पहचाना तरीका होता है। राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, चुनाव में भाग लिया जाता है और सरकार का निर्माण होता है। लेकिन समाज का प्रत्येक नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से लोकतंत्र में भागीदारी नहीं कर सकता। अब देखो, अगर हमने बात किया लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका की बात, तो लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका, तो इसको हम लोग क्या कहें कि 2 तरह से होता है ना। एक का होता है प्रत्यक्ष और दूसरा का अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में सबसे बढ़िया उदाहरण राजनीतिक दल। राजनीतिक प्रत्यक्ष के मतलब कि डायरेक्टली हम सरकार में शामिल होकर के आ सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर दे, तो ये प्रत्यक्ष हो गया। जैसे अभी सरकार के निर्णयों को 2 पार्टी प्रभावित कर रही है, भाजपा और जदयू प्रभावित कर रही है ना, और इसके सहयोगी संगठित दल भी प्रभावित करेगी। तो जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में शामिल हैं वो तो डायरेक्टली प्रभावित कर देंगे सरकार में जितना लोग शामिल है। लेकिन यही समझने वाली बात है कि ये भूमिका 2 तरह से होती है, पहला एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या बताया कि सबसे प्रत्यक्ष का बढ़िया उपाय यही है कि सबसे पहले राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए लोगों को संगठित होकर के एक राजनीतिक दल का निर्माण किया जाए, और फिर चुनाव में भाग लिया जाए, और चुनाव में भाग लेने के बाद सरकार का निर्माण किया जाए। और जब सरकार के निर्माण आपने किया तो आप डायरेक्टली निर्णय को प्रभावित कर लेंगे। लेकिन एक समस्या यह है कि क्या किसी भी देश का प्रत्येक नागरिक सरकार के निर्माण में भागीदार हो जाएगा?
सब कोई सरकार में शामिल हो जाए डायरेक्टली? अरे कर संख्या लिमिटेड है ना। जैसे हम लोगों का देश भारत है, इतनी विशाल भूभाग, इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश, लेकिन हमारे देश के अगर पूरे भारत की एक सरकार की बात करें तो भारत के सरकार निर्माण में कितने लोगों की भागीदारी? मात्र 545 ना। ये जो जनप्रतिनिधियों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे सरकार में और बहुत सारे अंग होते हैं। सरकार के अंग 9वीं क्लास में पढ़े होंगे आप लोगों को, तो मैं पूरे अंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सरकार में जनप्रतिनिधियों के रूप में राजनीतिक दल से जीत करके हम कितना आदमी सरकार में भाग ले सकता है? 545। पता है 140 अरब आबादी वाली, 140 करोड़ आबादी वाली, 1.25 अरब, लगभग 1.5 अरब कहा जाए, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश में 545 कुछ बुझाई रहा है। इसको अगर पॉइंट में भी देखा जाए तो ना बुझाएगा ना। 1.40 अरब लिखेंगे और ओकरा में से 545 को मिसिंग करेंगे तो ये बताइए कि 1.4 अरब तो फिर लिखा जाएगा। कम होगा? नहीं कम होगा। तो ये कुछ नहीं बुझाएगा गणितीय रूप से देखा जाए तो। सबको संभव नहीं है, प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं हो सकता है। इसके अनेक कारण हो सकता है, जैसे प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने की इच्छा भी हो सकती है। एगो मान लो कि सबका मनो नहीं है कि डायरेक्टली हम सरकार में भागीदार हों, तो उसके पास आवश्यक कौशल का अभाव या अन्य भी कारण हो सकता है। ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके जिनका सहारा लेकर नागरिक सरकार से अपनी मांग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में को प्रभावित करने के लिए, लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए और कई तरीके हैं जिससे सरकार के निर्णय में हम लोग भागीदार हो सकते हैं। इसके लिए समाज और देश के लोग संगठन बनाकर अपने हितों या नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालित कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी लोग बिना संगठन बनाए ही अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का निर्णय करते हैं। ऐसे समूहों को जनसंघर्ष या आंदोलन कहा जाता है। देखो अब बताते हैं, जब कुछ लोग समूह बना करके और सरकार से अपनी मांग रखता है तो उसको दबाव समूह कहा जाता है। याद रखिए, ठीक है ना। तो दबाव समूह का मतलब क्या हुआ? लोग अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संगठन बना लेते हैं जिसका काम यही करना है, उसको दबाव समूह कहते हैं। एक कभी कभी ऐसा होता है कि कोनो संगठन समूह नहीं, ऐसे ही लोग उतर गए अपनी बातों को लेने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए लोग आंदोलन करने लगते हैं, तो इसको आंदोलनकारी समूह कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कभी सुन ले होगा कि रोड एक्सीडेंट हो गया, पूरा गांव के लोग रोड जाम कर दिले हैं इस मांग को लेकर के कि भाई जो एक्सीडेंट में मरा उसके परिजनों को कुछ मुआवजा दिया जाए, उसका घर द्वार कैसे चलेगा, बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, इसके लिए सरकार से मुआवजे की मांग की जाती है। तो यहाँ सरकार के पास अपनी बात पहुँचाया जा रहा है, सरकार के निर्णय प्रक्रिया में भाग लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, लेकिन एक खातिर कोनो संगठित समूह भाग ले है, गाँव के जनता इसे ही उतर गया, तो एक आंदोलनकारी समूह कहलाएगा। यही में कोनो कोनो संगठन भाग ले लेता है, ओकरे के दबाव समूह, कभी कभी एनजीओ भी होता है। अब जैसे कुछ लोग अपना मिल करके कोनो एगो संगठन बनैले है, उस संगठन आगे आ गया। बहुत सारे संगठन का नाम आप लोग जानते होंगे, जैसे भीम आर्मी, तो हऊ आर्मी है, आर्मी कौन है, आर्मी करनी सेना, इस तरह की है। ये सब दबाव समूह का काम करता है। बात समझ में आ गई? तो ये बात तो समझ में आ गया कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और जो जनसंघर्ष होता है, तो प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष का मतलब क्या है, अब इसकी भूमिका हम लोग पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं उसे और सुदृढ़ करने में जनसंघर्ष की सबसे बड़ी भूमिका है।
तो जनसंघर्ष की भूमिका की बात करें तो जनसंघर्ष की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है? यह लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम करता है और उसे सुदृढ़ी प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। लोकतंत्र में जितने संघर्ष होगा लोकतंत्र उतने मजबूत होगा। अगर कहीं जनसंघर्ष हो रहा है तो ये नहीं घबराना है कि कर मतलब एजा लोकतंत्र कमजोर है। जहां संघर्ष हो रहा है समझो कि एजा लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। जहां संघर्ष नहीं हो रहा है वहीजा समझो लोकतंत्र कमजोर है। काहे भी बताएंगे, पहले उदाहरण समझ लेते हैं। एक भारत की लोकतंत्र की बात करते हैं और एक अफगानिस्तान की सरकार की बात करते हैं। अफगानिस्तान के सरकार में कितने लोग हैं जो आपकी तरह सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर सकते हैं? वहां के लोगों द्वारा कभी आंदोलन के बारे में सुन ले हैं? सरकार के खिलाफ कुछ बयान दे दीजिएगा ना तो फिर अगले दिन बयान देने लायक नहीं। बात समझ में आ गई? तो अब बताइए ऐसा क्यों कि वहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, केवल वहां कैसी सरकार है? एक आतंकवादी संगठन की सरकार है, मनमानी कर रही है। कोरिया वाला घटना जानते हो, किम जोंग उन का नाम जानते हैं खूब बढ़िया से। हाँ कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, किम जोंग उन का नाम सभी बच्चे को मालूम रहता है। हमने देखा है, कौनों बैच पढ़ाते हैं तभी देखते हैं। और कुछ राजनीति के बारे में मालूम हो या ना हो, लेकिन किम जोंग उन का नाम लेते हैं सब बच्चा को मालूम रहता है। ओकरा से परिचय तुम लोग कैसे हो जाता है? सब मोबाइल पर फ्रेंड है का, मोबाइल नहीं चलाता है किम जोंग उन। हो जाना जुकरबर्ग के पावर है ना केहू के पावर है, कोई व्हाट्सएप और फेसबुक चला देगा हैं? मोबाइल नहीं चलता है। बात मुंह से होता है, बात मोबाइल से थोड़ा था। हम तुम लोग मोबाइल से बोल रहे हैं स्टडी टीचर पढ़ाते हैं। नहीं वहाँ मोबाइल है, ये नहीं है तो ऑनलाइन का वहाँ मोबाइल नहीं है। बाहर से हाँ वहाँ अलाउड नहीं है ना ओइजा का बाबू। वहाँ मोबाइल किसी को रखने के लिए अलाउड ही नहीं, कोई मोबाइल नहीं रख सकता। तो जब घर मोबाइल है ये नहीं चलाइएगा किसी। अब बताओ रील का है बनेगा रे ओइजा ओइजा ओइजा। अरे इतना बात ये तो समझना है हम लोगों को कि आप हिजा इतना बात कर ले रहे हैं और इतना बातों करे कि नहीं कि सब सोच समझ के कुछ कहूँ के बात। खाना खाने में भी बिना उसके मर्जी के कोई कह रहा है हाँ वो उसे वो कह रहा काल लेना देना। एक बार कभी वहाँ घूमने जाओ तब पता चले। हाँ हम अलाउड नहीं ना है वहाँ। मैंने कहा कि वहाँ लोग अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेते। वैसा किम जोंग उन की मर्जी से सांस लेना है वो जितना। हाँ जैसे हम लोगों के यहाँ जैसे कैसे कहता है कि भगवान जितना लिख दिया उतना तो सांस लेना है ना, कहते हैं ना लोग। वैसा किम जोंग उन लिखता है किसको कितना सांस लेना है। वहाँ उसके मर्जी के खिलाफ भगवान कुछ नहीं करते। अब कहने का मतलब गैर लोकतांत्रिक देशों का उदाहरण मैंने बताया ना कि आप वहाँ कुछ सरकार के विरुद्ध नहीं कर पाते हैं।
भारत में। अब सरकार के खुदे बोल रहे हैं, कुछ शिकायत कर रहे हैं, जो उचित बुझा रहे तो उचित कहते रहे कि नहीं कहते रहे। आप देखिए कि कितने ऐसी आपको न्यूज मिल जाएंगे, न्यूज चैनल्स मिल जाएंगे, और ऐसे भी आम लोगों को बात करते भी आप लोग सुने होंगे। आम तौर पर हमेशा रोज आप 10 आदमी को बिहार गवर्नमेंट या भारत गवर्नमेंट के शिकायत करते हुए सुने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी की बहुत तरह के कुछ लोग तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग शिकायत भी करते हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग शिकायत करेंगे। ये क्यों ऐसा हम कर पाते हैं? क्योंकि हमें वो अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार ही है कि हम लोग कुछ बोल सकते हैं। तो सरकार के सामने जाके बोलते हैं कि ये हो रहा है, ऐसे ना होगी चाहिए, ऐसे होगी। सरकार को लगता है कि अगर आपने जो सुझाव दिया वो सही है, तो सरकार उस पर अमल भी करती है, कुछ नजरअंदाज भी कर देती है। अब आप चाहें कि सब कुछ सरकार सुन के आपके हिसाब से करने लगे तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये सब काहे हो पा रहा है हमारे यहाँ? क्या है कि लोकतंत्र हमारे यहाँ बढ़िया से है। जखन ये लोकतंत्र कमजोर होगा, कोनो चीज हावी होगा, तो फिर आपकी बातों को अनसुना करने लगेगी सरकार। तो संघर्ष तब ही संभव है जब लोकतंत्र हो, और जितने संघर्ष हो रहा है समझो लोकतंत्र उतने मजबूत हो रही है। यानी संघर्ष कब ज्यादा हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अधिकार मिल जा रहा है। जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया, तब से वह लोकतंत्र की आधारशिला दिनों दिन सुदृढ़ होती रही। ये तो सबको की याद हुई हो, सब लिखवाए तो पड़ी। हाँ बताओ तुम यहाँ। भारत के संविधान कब लिख के तैयार हुआ? तू बताओ तुम ये खड़ा हो। ये तो बता दिया तैयार हो गया 47 में। लिखे का काम कब लगा रहे? क्या बताएगा इतना में से? भारतीय संविधान लिखने का शुरुआत कब हुआ था? है डेट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। नहीं फरवरी नहीं, 1946 ये सही है। लिखल हुआ 49 में। अब डेट बताना पड़ेगा। लिख करके कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। तो रही सब मालूम नहीं है क्या की जो सूत्र रही खनिए से तो रोज सूत रही है तो क्या पढ़ेगी, क्या जानेगी तू? अनपढ़ो आदमी से पूछेगा जे अंगूठा छाप है ना, वो कम से कम इतना जरूर बताएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख के तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। एकरा में बारीक चीज जो होगा तो भले पढ़ा लिखा लोग बताएगा। बताओ तू कितना जानती है? थोड़ा यूँ सुन। भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कब हुआ था? बताओ। कहा बताओ। एक ये पता नहीं। अभी अभी हम बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो मैंने मुक्त हो गया। बैठो बैठो दोनों बैठो। सुतो तू सुत ही आती है ना? अच्छा आज खाली सुत रही है। अच्छा जे यहाँ स्कूल जाया जाता है वो दिन सुतल जाता है। तो हम देखो ये सोच के हमारा छुट्टी करना चाहते थे। हम तो जानबूझ के आज लेट आए हैं। हम जाने थे कि तू लोग स्कूल गए तो लेट आएगा उनसे। अभी तो हम थोड़े जानते हैं। हम तो ये जानते थे कि भाई सब किराए गया है तो पूरा क्लास भाई पढ़ेगा तब तू लोग आएगा। तो हम जानते थे।
ये हमारा मालूम था कि आज पढ़ाई नहीं होगा। आज 9 बजे जाने की कोनो जरूरत नहीं थी, आज 11 बजे जाते तो कोनो बात नहीं। अब हम सोचे कि हम कहेंगे तो तू लोग कहेगा कि सर जी एक दिन तक जाए के प्लान बने ले, सर जी एथी करें। ये हमारा मालूम था। 9 क्लास वाला बच्चा जाने की तैयारी में था तब मना की कि मत जाओ, आज क्लास नहीं सही गया होगा, लेकिन हमने कहा कि मत जाना, कोई फायदा नहीं था। चलो जमा हो जाएगा, ठीक है। अब बात सुन लो। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमारे संविधान को अंगीकार किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950। और तब से लेकर के और आज तक हमारा संविधान हमारा देश की लोकतंत्र धीरे धीरे सुदृढ़ होती रही, दिन प्रतिदिन यह और सुदृढ़ होती जा रही है। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक के दौरान, अब थोड़ा सा इसमें अड़चन जो आया है उसको भी समझ लेते हैं। हमने एक के शॉर्ट बात बता दिया कि जब से हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक हमारा भारतीय संविधान दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, सुदृढ़ होता जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो बीच में मार्ग में बाधाएं भी आती है। तो हमारे भारतीय लोकतंत्र के मार्ग में भी बाधाएं आई है, छोटी मोटी। उन बाधाओं को समझ लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी के 7वें दशक 1870 हो गया के दौरान भारत में अनेक तरह के सामाजिक और जनप्रिय संघर्षों की उत्पत्ति हुई, जिसने लोकतंत्र के मार्ग को और प्रशस्त किया। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 1970 का दशक कई दृष्टियों से इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसा दशक था जिसमें भारतीय लोकतंत्र के शीर्ष बिंदु पर पदासीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में अपने प्रभुत्व एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन कर कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी। अब थोड़ा सा हम 1970 की 20वीं शताब्दी के 7वें दशक की बात करते हैं। 1970 20वीं सदी ना हो गया, 1901 से 20वीं सदी 70 आ गई। यहाँ मिसप्रिंट है किताबों में, 19वीं सदी लिख दिया है, तो तू लोग देख के घबराओ मत, अपना से ऐसा ऐसा करेक्शन करना सीख जाओ। ये 20वीं सदी की बात है। हम लोग 20वीं सदी के 7वें दशक की बात करते हैं। 1970 का दशक भारतीय लोकतंत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब काहे महत्वपूर्ण है तो हम इसकी बात करते हैं। 1970 के दशक में क्या हुआ कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उस समय भारतीय राजनीति के सबसे शीर्षस्थ बिंदु पर श्रीमती इंदिरा गांधी पदासीन। उन्होंने अपने प्रयास के बावजूद 1971 के आम चुनाव में अपने प्रभुत्व एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी का फिर से पुनर्स्थापना समझो कि किया था। नहीं तब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही। लेकिन उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, ओकरा से पहले आप लोग जानबे करते हैं थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। उन दिक्कतों के बावजूद लग रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। जब इंदिरा गांधी से पूर्व इनके पिताजी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री आ गए और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद बिखराव आ गया था, पार्टी में बिखराव आ गया था। कुछ लोग हाँ अब देखो कि डायरेक्टली ये कहा नहीं जा सकता। जो चीज़ें इतिहास में लिखी गई है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। इसमें कई तरह की अड़चने हैं, गवर्नमेंट ने इसको ओपन नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री का निधन
भोजन करने के बाद हो गया था। बावर्ची जो खाना बनाने वाला था उसके बाद से लापता था। कारण जो भी हो तो खुद ही पता चल सकता है। तो बात हम लोग करते हैं कि ओकरा बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी उस समय पार्टी में बिखराव आ गया था, टूट पड़ गई थी, क्योंकि पार्टी के कुछ सदस्य किसी और को प्रधानमंत्री बनवाना चाहते थे और कुछ सदस्य लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में थे। ऐसे में पार्टी में बिखराव की संभावना थी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रभुत्व के बल पर अपने पार्टी को पुनर्स्थापित किया और 1971 के आम चुनाव में अपने पार्टी के प्रदर्शन को मजबूती के साथ जनता के सामने लाया और पार्टी एक बार फिर से भारतीय राजनीति में अपना मजबूत स्थिति बनाने में कायम रही। बहुत बड़ी घटना ये थी। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की फिर से सरकार बन गई। पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा और सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी की बन गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने का प्रयास किया। अब इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री पद को संभाला तो उन्होंने हमारे भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचों में ही परिवर्तन करने का प्रयत्न किया, जबकि हम लोग आज जानते हैं कि हमारे संविधान में यह बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है, संविधान की प्रस्तावना में संविधान के ढांचा में, बुनियादी ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन करने की छूट है, जहां जहां लगे कि जरूरत है अब परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाता है। जिन उद्देश्यों को लेकर के संविधान रचा गया है उन उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा करने का प्रयास किया। संविधान में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए और मूल ढांचे में भी परिवर्तन करने का कोशिश किया गया। यहां तक कि हमारी प्रस्तावना में भी छेड़छाड़ किया गया, जबकि प्रस्तावना में अभी तक कभी संशोधन नहीं हुआ था। प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्षता एक शब्द जोड़ा गया, जिसके मूल ढांचा में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। जानवर है तो लोग वो से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इनको कुछ बुझेबे नहीं करता। अभी दांत चियारे में बढ़िया लगता है, जब बैठेगा ना एग्जामिनेशन हॉल में तो दिन फिर जितना अभी हंसी आ रहा है ना उतना चुपो कराने के बाद चुप नहीं हो पाएगा, इतना रोने लगेगा। इनको कुछ समझ में नहीं आता अभी ना। आदमी बनना सीखो, समय अब उतना ना रह गया है। कितनों समझा लो तुम लोग के ऊपर असर नहीं पड़ता, एकदम कहाँ से का बुद्धि है, जानवर है कि आदमी है तुम लोग। तो उन्होंने मूल ढांचा में परिवर्तन करने का, मैंने कहा कि प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ा गया, खास करके मैंने धर्मनिरपेक्षता की बात की, ये शब्द जोड़ा गया। 1975 में उन्होंने देश के अंदर आपातकाल की उद्घोषणा कर दी, और ये आपातकाल क्यों हुआ था ये भी आप लोगों को पता होगा। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के परिणाम में यह आपातकाल की घोषणा की गई थी, इमरजेंसी भारत में लगाया गया था। इस उद्घोषणा के द्वारा जिस ढंग से लोकतंत्र का विश्लेषण किया, उसके विरोध में सरकार विरोधी जनसंघर्ष तेज हुए और ये जनसंघर्ष लोकतंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। जब ये आपातकाल की घोषणा की गई और लोकतंत्र का जिस तरह से विश्लेषण किया गया, इसके विरोध में जनसंघर्ष शुरू कर दिया। जनता को लग गया कि ये वर्तमान सरकार लोकतंत्र के विरुद्ध में है और ये लोकतंत्र को आघात पहुंचा रही है। साफ साफ लग रहा था कि भारत में लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही सरकार स्थापित किया जा रहा है।
और ये चीज़ें परिलक्षित होने लगी थी। पहला मैंने कहा कि संविधान के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया, प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए, और ये जो संविधान संशोधन किया गया उस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का हनन करके, राष्ट्रपति के सारे अधिकारों को सीमित करके और प्रधानमंत्री के अधिकारों का, प्रधानमंत्री के पावर को असीमित कर दिया। ये संविधान से स्पष्ट लगने लगा कि प्रधानमंत्री की पावर एक राजा के बराबर होगी। आप सोच सकते हो कि कोई सरकार में जब एक आदमी के पास सारे पावर्स हो जाएंगे तो वो मनमानी करने लगेगा। लोगों को लगा, जब लोगों को लगा तो जनसंघर्ष शुरू हुआ, और जनसंघर्ष जब शुरू हुआ और इस जनसंघर्ष का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया तो सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया। उस समय हमारे संविधान में एक मिस्टेक था और उसमें दिया गया था आंतरिक कलह। इमरजेंसी लगाने के लिए एक कारण आंतरिक कलह भी दे दिया गया था, और इसी के बलबूते श्रीमती इंदिरा गांधी ने, हमारी वर्तमान तत्कालिक सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया। किस कारण से? आंतरिक कलह। अब उस संविधान में संशोधन कर दिया गया है, अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है कि जब आंदोलन होगा तो कितना बड़ा आंदोलन हो जाए, सरकार इमरजेंसी देश में लागू नहीं कर सकती। हाँ, जब सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा, तब इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। नहीं तो जनता के तो अधिकार है विद्रोह करने, विरोध करने का, संघर्ष करने का। आप एहू पर आपातकाल लगा दिए, एक मतलब लोकतंत्र का तो हनन हो गया, जनता के अधिकारों को छीन लिया गया, तो लोकतंत्र नष्ट होता जा रहा था। इसीलिए जनता ने संघर्ष किया, एकजुट हुई, पूरे भारत की जनता जयप्रकाश नारायण के पीछे आई और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह के जनसंघर्ष लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटा करके और लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और ऐसा ही उस समय के जनसंघर्ष ने भी किया। यह संघर्ष क्या करता है? जो मनमानी करती है सरकार, जो लोकतंत्र विरोधी कार्य करती है, उसको हटा करके और लोकतंत्र स्थापित करने वाली सरकार की स्थापना करने का प्रयास करती है। हमारे देश में भी उस समय लोगों के द्वारा यही किया गया। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा गया, सरकार छोड़ने की बात कही गई, और सरकार को अपदस्थ करके परिणाम यही हुआ कि एक बार फिर से लोकतंत्र स्थापित करने वाली सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया गया। चूंकि इमरजेंसी लागू कर दिया गया, और इमरजेंसी लागू करके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल को 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। आप लोग पढ़ते आ रहे हो हमेशा के लिए कि एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो उन्होंने कितना दिन शासन किया, तो समझ में आ रहा है। ये वो क्वेश्चन बन गया। अभी तक भारतीय इतिहास में किस प्रधानमंत्री ने अपने एक कार्यकाल 5 साल से अधिक शासन किया? इंदिरा गांधी। ऐसे शासन करने वाला बहुत लोग हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 कार्यकाल शासन किए, 15 साल हो जाएगा ना। एक कार्यकाल में 5 साल से अधिक शासन करने का केवल श्रीमती इंदिरा गांधी 6 साल शासन किया। चुनाव ही नहीं हुआ। 71 में चुनाव हुआ था, 76 में हो जाना चाहिए था, कोई भी नहीं। आपातकाल इमरजेंसी लागू करवा दिया, अब चुनाव कैसे हुआ? 77 में जाके चुनाव हुआ। 77 में चुनाव हुआ तो जनता जो संघर्ष कर रही थी, आपने उनकी आवाजों को दबा दिया था, तो जनता मौका के, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पावर एक आदमी के हाथ में हमेशा नहीं रहता। वो गरीब प्रधानमंत्री के हाथ में पावर था, अपने पावर यूज करते हुए 6 साल शासन कर दिया। फिर चुनाव हुआ, अब पावर जनता के हाथ में थी, जनता ने नकार दिया और दूसरे सरकार बन गई, जनता दल की सरकार बन गई।
यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। जैसे अभी वर्तमान समय में हमारी जो वर्तमान सरकार है, बिहार सरकार, एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, बीजेपी समर्थित जनता दल यूनाइटेड की है, इसको लगता है कि मैंने बिहार में बहुत कुछ कर दिया है, अब हमरा बिहार में कुछ सोचना नहीं है। ये इस दंभ में शायद, और या ये कहा जाए कि सरकार को अहंकार हो गया है। और सबसे बड़ी बात अहंकार का कारण है कि कई जगहों पर बीजेपी को असीमित, एनडीए सरकार को असीमित वोट मिल रहे हैं और माने अप्रत्याशित जीत हो रही है, लेकिन बिहार की राजनीति को समझ नहीं पाए। तभी सरकार को लगता है, आज सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि हर कोई ये सरकार के खिलाफ दिख रहा है। सब स्टूडेंट लोग सरकार के खिलाफ है, ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सरकार के खिलाफ खड़ा है, ये इधर चौकीदार दफदार सरकार के खिलाफ है, ये किसान लोग है, ये तो सरकार को बुझा नहीं रहा है, नीतीश कुमार को बुझा नहीं रहा है। अरे चुनाव का टाइम है, सबकी बतवा सुन लेना था, फैसला जो भी हो आपको उचित करना था। जिसका भी मांग, देखो ये बात है, कुछ लोग अनुचित मांग करते हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन जो उचित मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार शायद क्या कहा जाए। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग उस सब पर बात नहीं करने आए हैं। जैसा कि 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार की स्थापना हुई, तो बताइए दिए हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जनता ने उसको पूरे सिरे से नकार दिया और वहां जनता पार्टी की सरकार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह जनसंघर्ष था ना कि सरकार को मनमानी करने से रोक दिया और ऐसी सरकार को नकार दिया और नई सरकार की स्थापना हुई। अब आगे फिर कोई ऐसा हिम्मत करने का कोशिश नहीं करेगा। लोकतंत्र जनसंघर्ष के द्वारा विकसित होता है। लोकतंत्र जो है जनसंघर्ष के द्वारा ही विकसित होता है। लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। यदि सरकार फैसला लेने में जनसाधारण के विचारों को अनदेखी करती है तो ऐसे फैसलों के खिलाफ जनसंघर्ष होने लगता है और सरकार पर दबाव बनाकर आम सहमति से फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे विकास में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। कह रहा है कि क्या होता है, सरकार, लोकतंत्र में सरकार जो है वह आम सहमति से कोई निर्णय लेती है और कभी कभी सरकार आम सहमति को दरकिनार करके फैसला कोई ले लेती है, तो जनता क्या करता है, सरकार के विरुद्ध संघर्ष करता है और दबाव बनाता है और दबाव में आकर के सरकार को फिर आम सहमति के अनुसार फैसला लेना पड़ता है। जनसंघर्ष सरकार को तानाशाह होने एवं मनमाना निर्णय लेने से रोकती है। अभी उदाहरण बतेबे किए कि लग रहा था कि अब जो इंदिरा गांधी की सरकार थी तानाशाही सरकार बन जाएगी, लेकिन ये जनसंघर्ष ने उनको तानाशाही करने से रोका। लोकतंत्र में संघर्ष होना आम बात है, इसलिए लोकतंत्र में अगर संघर्ष हो रहा है तो इसे घबराना नहीं है, इसे समझो कि लोकतंत्र विकसित हो रहा है, इसमें आम बात है जनसंघर्ष होना। इन संघर्षों का समाधान जनता व्यापक लामबंदी के जरिए करती है। कभी कभी इस तरह के संघर्षों का समाधान संसद या न्यायपालिका जैसे संस्थाओं द्वारा भी होता है, जिससे सरकार को हमेशा जनसंघर्ष का भय हमेशा बना रहता है, डर लगा रहता है और सरकार तानाशाह होने एवं मनमाना निर्णय से हमेशा बचती है। जनसंघर्ष में राजनीतिक संगठनों आदि का विकास होता है। ये राजनीतिक संगठन जन भागीदारी के द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं। ये राजनीतिक संगठन राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह के रूप में जाने जाते हैं। अभी बत्तेगो किए थे। इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जनसंघर्ष ही है जो लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है। देश तथा अपने राज्य में एवं अन्य पड़ोसी देशों में ऐसे अनेक जनसंघर्ष हुए हैं जो लोकतंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।
तो आइए अब हम जन संघर्षों को संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले का उदाहरण जिसका चर्चा हमने अभी तुरंत किया था, बिहार के छात्र आंदोलन जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, जिसको आगे चल करके संपूर्ण क्रांति के नाम से, इस पर चर्चा कल करेंगे।